एक बार फिर से सबको नमस्कार। और कल का थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। कल हमने निर्गुण स्वर की बात की। निर्गुण स्वर जब स्वर बाहर आ रहा है नोस्ट्रिल से। सगुण स्वर जब स्वर या सांस या प्राण अंदर जा रहा है। विषुवत जब दोनों से बराबर सांस चलता है उसको विषुवत बोलते हैं, इक्विलिब्रियम में होता है जब। और अस्त स्वर होता है जो स्वर कम होता जा रहा है। उदय स्वर होता है जो स्वर बढ़ता जा रहा है। और इसी तरह से स्वर संक्रांति होती है जब एक नॉस्ट्रिल से स्वर दूसरे नॉस्ट्रिल में चेंज हो रहा होता है। तो ये कुछ शब्द हैं जो आपको याद रखने हैं। आप लोगों ने दिया जला के देखा था। आप लोग इस चीज को ट्राई करें। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आपके घर में कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। साफ सुथरा रखें वहां पे, और वहां पे डेली जो है प्रतिदिन दिया जलाया करें भरे स्वर में। कौन सा नोट से चल रहा है चेक कर लें। जो चल रहा है उसी में जलाने का जो भी माचिस है या कोई चीज है, जो स्वर चल रहा है उसी तरफ से उसी हाथ से जलाएं और देखें वो रात भर जलता रहेगा, प्रोवाइडेड कि आपने वहाँ फैन ना चला रखा हो। फैन वहां पे चलाना है तो फिर किसी ऐसे समय भी जला दें जब आपको उधर रहना नहीं है। सगुण स्वर में किए हुए कार्य हमेशा सफल होते हैं, निर्गुण स्वर में किए हुए कार्य असफल होते हैं। विषुवत स्वर में किए हुए कार्य भी हमें अच्छे रिजल्ट नहीं देते। एलिमेंट्स की बात की थी कि स्वर के 5 एलिमेंट्स होते हैं। अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, एयर एलिमेंट एंड आकाश एलिमेंट। तीनों की प्रकृति की बात की थी कि वाटर बिल्कुल नासिका के नीचे के सिरे से बाहर आता है, ठंडा होता है। अर्थ मिडिल से आता है, ठंडा या गर्म हो सकता है। एयर नॉर्मल रहेगा और तिरछा चलेगा। फायर आपका गर्म आएगा, ऊपर की तरफ चलेगा। और आकाश तत्व जब स्वर में चलता है तो स्वर नासिका से बाहर महसूस नहीं होता, ऐसा लगता है जैसे अंदर ही अंदर चल रहा हो। तो स्वर की लंबाई 0 अंगुल है क्योंकि वो बाहर नहीं आता है। फायर की 4 अंगुल ऊपर की तरफ है, एयर की तिरछी है 8 अंगुल, और अर्थ की 12 अंगुल, जल की 16 अंगुल बताई थी नीचे की तरफ। इस तरीके से सारे एलिमेंट्स को आप अपने स्वर में पहचानना शुरू करें, टेबल बनाएं। सब लोग, ये होमवर्क है। खाली क्लास कर लेने से और कभी कभी वीडियो देख लेने से नहीं होता है, करने से होता है। तो हर व्यक्ति अपना चार्ट जरूर बनाएगा घंटे के हिसाब से, कि मैंने जैसे सूर्योदय का समय लिया, या दिन में 11 बजे का समय लिया, या शाम को 5 बजे का समय लिया, 1 घंटे के लिए मैंने ये चेक किया है मेरे स्वर में इस टाइम पे ये एलिमेंट आ रहा था। इस टाइम पे मुझे समझ में नहीं आया मेरा कौन सा एलिमेंट था, इस टाइम पे मुझे बिल्कुल क्लियर समझ में आया। मुझे कंफ्यूजन हो रहा था, वो 16 अंगुल पे आ रहा था मगर तिरछा जा रहा था, तो वाटर था, एयर था, नहीं उसका टेम्परेचर तो गर्म था, ये तो ठंडा होना चाहिए। सारे कंफ्यूजन्स आपको लिखने हैं। 1 घंटे का अपना बनाना है, किसी भी समय आप बना सकते हैं, जिस समय भी आपको उचित लगे। जब आपका जल तत्व चलता है स्वर में, स्वर उस समय पे चाहे चंद्र स्वर चल रहा हो या सूर्य स्वर चल रहा हो, तो व्यक्ति के अंदर एक प्रसन्नता की अनुभूति रहती है। जब आपका अर्थ स्वर यानी अर्थ एलिमेंट यानी पृथ्वी तत्व स्वर में चलता है तो व्यक्ति के अंदर चौकन्नापन और स्थायित्व, स्टेबिलिटी, सीरियसनेस, अपने काम को लेके व्यक्ति जो है वो सीरियस होता है उस टाइम पे। और
उस समय मस्तिष्क भी अच्छा काम करता है कुछ इनिशिएटिव लेने में, कुछ हिसाब करने में, कोई नया आइडिया सोचने में। क्योंकि वाटर और अर्थ के केस में सारी जो चेतना है वो बाहर की तरफ रहती है, हमारी अन्नमय कोश की तरफ रहती है, प्राणमय कोश की तरफ रहती है, जो तो फिजिकल है। और उस टाइम पे क्योंकि फिजिकल कोशाज है दोनों, भौतिक कोश है, तो यहाँ चेतना होने की वजह से दुनियादारी के जो भी काम है, मेटेरियलिस्टिक जो भी हम पाना चाहते हैं, वो काम बहुत अच्छे से होते हैं इन दोनों स्वर में। अर्थ एलिमेंट में तो अगर कोई बिजनेस है, पैसा वैसा कमाना है, लॉन्ग टर्म में कोई प्लानिंग करनी है, तो वो सारे कार्य आपको अर्थ एलिमेंट में ही करने चाहिए। ऑस्पिशियस काम जितने हैं वो आपकी बात करेंगे इस विषय में आगे जाके, वाटर एलिमेंट के टाइम पे किए जाते हैं। एयर एलिमेंट में कोई कार्य ना करें, एयर एलिमेंट के टाइम पे चुप रहें, और जो कार्य आप कर रहे हैं वो करते रहें, नया कुछ स्टार्ट नहीं करना है। और चिड़चिड़ापन हो सकता है, अनस्टेबिलिटी हो सकती है, सीट से उठने का मन हो सकता है, किसी व्यक्ति पे गुस्सा आ सकता है कि क्यों बकवास कर रहा है बिना मतलब, सफोकेशन फील हो सकता है। क्योंकि आजकल क्या करते हैं कि वेंटिलेशन का टाइम चला गया है। लोग पहले ना ऊपर वेंटिलेटर होता था, रोशनदान होता था, उसमें से ताजी हवा आती और जाती थी। आजकल क्रॉस वेंटिलेशन का सिस्टम नहीं है, रूम को पैक कर लेते हैं, गर्मियों में एसी चला देते हैं, सर्दियों में वो भी नहीं चलाते, तो बाहर की ऑक्सीजन अंदर नहीं आती और अंदर बहुत ज्यादा सफोकेशन हो जाता है, लोगों को पता भी नहीं चलता, जो बाहर से आता है उसको फील होता है। इससे क्या होता है कि हमारी जो नाड़ियां हैं वो अशुद्ध होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और हमारे जो न्यूरल जनरेशन है वो भी डाई डाउन होना शुरू हो जाता है। 1 मिनट में हमारे हजारों न्यूरॉन्स डाई डाउन होते हैं जब कहीं पे फ्रेश एयर नहीं आ रही हो। और उस टाइम पे एयर एलिमेंट चल जाए तो आपको बहुत झुंझलाहट होती है, एंजाइटी होती है, डिस्टरबेंस होता है। आपको हमेशा कोशिश करें कि एक वेंटिलेटेड प्लेस में आप रहें। जो आपका कमरा है वो, अगर एसी चल रहा है, एयर कंडीशन है, तो आप उसे पैक रखें, क्योंकि वो सर्कुलेशन ऑफ एयर बहुत अच्छे से करता है। अगर नहीं चल रहा है तो उस टाइम पे क्रॉस वेंटिलेशन होना जरूरी है। अगर आपके रूम में क्रॉस वेंटिलेशन की संभावना नहीं है तो एक ऐसी जगह पे एग्जॉस्ट लगवा दें, हाइट पे लगवाएं, क्योंकि जो हवा गंदी होती है ऊंचाई पे जाती है, वहां पे एक एग्जॉस्ट लगवा दें और उसको चला दें। थोड़ा बड़े एग्जॉस्ट आवाज ज्यादा करते हैं, तो बड़ा लगाने की जरूरत नहीं है, मगर एग्जॉस्ट के आसपास दूसरी ओपनिंग नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो बाहर से एयर खींच के उसे ही बाहर फेंकता रहता है, कमरे की गंदी एयर नहीं फेंकेगा। तो जिस दीवार पे लगवाएं उस दीवार पे देखें कि वो क्लोज्ड हो, उसके आसपास विंडो नहीं होनी चाहिए, तो उससे भी आपका वेंटिलेशन बढ़ता है रूम का। तो वेंटिलेटेड प्लेस पे रहें हमेशा, गहरा सांस लें, क्योंकि अगर आप क्लोज्ड प्लेस पे हैं और वहां पे प्योरिटी ऑफ एयर नहीं है, तो आप उसे गहरा भी लेंगे तो वो पोल्यूट ही करेगा। फायर एलिमेंट के टाइम पे तो बिल्कुल अपनी वाणी पे संतुलन रखें, कंट्रोल योर ऑन टेम्परामेंट, योर स्पीच, डू नॉट कम्युनिकेट विद द पीपल। और उस टाइम पे आपको किसी के साथ में झगड़ा वगैरह हो सकता है, मगर ये ज्यादा देर के लिए नहीं चलता, 8-10 मिनट के लिए ही चलता है। अगर आपका नाड़ी शुद्ध है तो मुश्किल से 8 मिनट के लिए चलेगा। प्रकृति ने ये ऐसे क्यों रखे हैं सिस्टम, ये चारों सिस्टम इसलिए रखे हैं आपको डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में लाने के लिए, इससे आपका शरीर हेल्दी रहता है। तो कई बार प्रकृति ये चाहती है कि आपकी चेतना बाहर की तरफ जाए, कई बार प्रकृति चाहती है कि अंदर की तरफ भी जाए, आप मोनोटोनस काम ना करते रहें। फायर एलिमेंट तभी बुरा है जब आप उस टाइम पे आउटर वर्ल्ड से डील करते हैं। अगर आप शांत बैठते हो तो ये फायर एलिमेंट जो आपके स्वर में है, ये शरीर में आपके बहुत सारे टॉक्सिन्स को बर्न आउट करता है। तो ये प्रकृति की व्यवस्था है, इसको सही गलत के चश्मे से, फ्रेम से नहीं देखना है। इसको देखना है कि नेचर बहुत इंटेलिजेंट है, अगर उसने कोई सिस्टम डिवाइस किया है तो सिस्टम का सम्मान भी करना है, और उस सिस्टम के हिसाब से काम करेंगे तो जीवन में सफलता मिलना तय है। ये बात आप अच्छे से समझ लें। तो फायर एलिमेंट के टाइम पे
ना इनिशिएटिव लेना, ना किसी से बात करना है। और जब भी आकाश तत्व चले तो आंख बंद कर लें, आंख बंद करके स्वयं से जुड़ें, बहुत अच्छा फील करें, ग्रेटिट्यूड करें ईश्वर का। और उस समय पे कोई कार्य ना करें, आपका कंप्यूटर, आपका पेन, आपका मोबाइल सब साइड में रख दें और बैठ जाएं। गहरी सांस लें, 5 गहरी सांस, उसके बाद बैठ के थोड़ा सा मेडिटेशन करें। और आप देखें कि वो पल जो स्पेस एलिमेंट ने आपके सारे काम बिगाड़ देने थे, डिजास्टर कर देना था आपके काम में, जब आप स्पेस एलिमेंट के टाइम पे शांत होके बैठ जाते हो और अंदर से जुड़ते हो, तो बाहर अगर 100 का नुकसान होना था, अंदर 10,000 का फायदा हो जाएगा। ये स्वर को सीखने का फायदा है। स्पेस एलिमेंट चला और आपने उस मिनट पे, शुरू शुरू में तो चेक करना पड़ता है, अड़ोसी पड़ोसी, ऑफिस में काम करने वाले बाकी लोग बोलेंगे क्या है बार बार ये क्या करते रहते हो, तुम्हारी खुजली हो रही है क्या, या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तो उनको बताओ। फिर वो नहीं सुनते समझते हैं तो आपकी प्रॉब्लम नहीं है, हंसते हैं तो भी आपकी प्रॉब्लम नहीं है, मगर धीरे धीरे उनको आदत हो जाएगी कि ये तो ऐसा ही करता है, ऐसे ही करती है। फिर आजकल 50% लोग ऐसे मिलते हैं कि हाँ हाँ मैंने भी यूट्यूब पे देखा था, जरा ठीक से बताना मुझे, मुझे भी कोई बता रहा था, तो लोगों को आइडिया होता है। फिर क्या होगा जब आप इसके सिंक्रोनाइजेशन में, हार्मनी में आ जाएंगे, तो पूरी सिनर्जी जो ऑफिस की घर की है, वो एक तो आपको अप्रूवल देना शुरू करेगी, दूसरे आपको जैसे ही आकाश तत्व चलेगा बैठे बैठे पता चलेगा, अंदर से आवाज आएगी, बेटे पेन रख दे, मोबाइल ऑफ कर दे, चश्मा उतार दे, आराम से बैठ जा, आकाश तत्व चल गया है। ये जब होने लगेगा तब आप समझना कि नाड़ी शोधन सफल हो गया है। रीमा जी को कलर नहीं दिखते कोई बात नहीं, मगर जिस दिन तत्व समझ में आने लगेंगे, क्योंकि कलर ना मोस्टली फीमेल्स को ही दिखते हैं, मेल्स को तो दिखते दिखते हैं नहीं कलर। उनकी एनर्जी वैसे भी जो है वो और चक्रास पे होती है, तो उन्हें कलर थोड़े ज्यादा नहीं दिखते हैं। तो जिनके सी एन डी एन दोनों ही मस्कुलिन एनर्जी के हैं, मान लीजिए किसी का 1 और 9 है, तो एनर्जी क्या हो गई, साइकिक लेवल पे मेल एनर्जी हो गई। वो भी 1 हो गया या 7 हो गया या 3 हो गया या 9 हो गया, तो अब क्या होगा, मस्कुलिन एनर्जी हो गई। तो फिर रंग दुनिया के उतने नहीं दिखते हैं, मगर स्वर की पहचान आपको हमेशा होनी चाहिए। केवल ये नहीं कि चंद्र चल रहा है या सूर्य चल रहा है, ये भी कि तत्व कौन सा चल रहा है। और जब तत्व चले तो आपको आइडिया हो जाएगा। और ये करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, ये आपको ऐसा नहीं है कि हो जाएगा एक दिन, नहीं, करना है। ये आपका संकल्प है कि जब हमने कोर्स किया है तो हमारा स्वर हमारे कान में आके बताए। जैसे जिन्होंने आयुर्वेद का आविष्कार किया, आयुर्वेद को जो दुनिया में लेके आए, उन्हें जो हर्ब होती हैं, जो झाड़ियां होती हैं, जो पेड़ पौधे आके बताते हैं कि मैं किस चीज की दवाई। उनके पास कौन सा जो है, उस टाइम पे गूगल लेंस और बहुत बड़ी लेबोरेटरी थी जो पता कर लेते, कैसे पता किया उन्होंने, किताबें लिख दी बड़ी बड़ी, इस चीज से ये चीज ठीक होगी, इसके अंदर ये प्रॉपर्टी है, कैसे, क्योंकि एक कम्युनिकेशन मेंटेन किया उन्होंने। तो वो कम्युनिकेशन चेतना के एक स्तर पे आप स्वयं से मेंटेन कर सकते हैं, अपने हायर सेल्फ से, अपने चित्त से, जिसे हम सब कॉन्शियस माइंड कहते हैं, जहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन भरी पड़ी है, वो आपको बताना शुरू कर देगा आपका कौन सा एलिमेंट चल रहा है। और जिस दिन ये पता चल गया, उस दिन देखिए फिर जीवन में फिनोमिनल चेंज आएगा। पैसा चाहेंगे, बरसात हो जाएगी, ज्ञान चाहेंगे, बरसात हो जाएगी, घर में शांति चाहेंगे, समृद्धि चाहेंगे, मधुरता चाहेंगे, संबंधों में बरसात हो जाएगी, आध्यात्मिकता चाहेंगे, मोक्ष की यात्रा चाहेंगे। तो जो मिलिंद जी ने वीडियो भेजी थी, जिसमें माता जी ये बता रही हैं कि जो भंवर गुफा है, जो वाइड है, जो मैं कहता हूँ आपसे कि मणिपुर चक्रा से अनाहत चक्रा की यात्रा ही सबसे बड़ी यात्रा है, फिजिकल से नॉन फिजिकल की, जो वाइड वहां पे है, जिसे भवसागर कहते हैं। उस भवसागर में इतना गहरा है वो, और उसमें इतना अंधेरा है कि आप बिना गुरु के उसे पार कर ही नहीं सकते। आपको अपना हाथ वगैरह कुछ नहीं दिखता है, वहां पे बहुत अंधेरा है। तो वो भवसागर भी आप पार करेंगे
चेतना ऊपर जाएगी, लाइट हो जाएगी। कहते हैं कि जो हमारी आत्मा होती है, जब नाड़ी शुद्ध हो जाती है, चक्रा बैलेंस हो जाते हैं, उसका जो प्रकाश है वो 12 सूर्य के बराबर होता है। 12 times टू द illumination ऑफ आवर सन। मगर उस भंवर गुफा से जब आपको पार जाना है, उस वाइट से मणिपुर चक्रा के बाद, तो वहां पे 16 सूर्य की रोशनी, जो प्रकाश है, वो मिनिमम चाहिए वहां से निकलने के लिए। वो आपका होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आप आज्ञा चक्र पे पहुंचे नहीं है। अभी तो आप नीचे से ऊपर जर्नी कर रहे हो ना। उस 16 सूर्य का प्रकाश कहाँ पे जाके मिलता है? आज्ञा चक्र पे। तो जो गुरु आज्ञा चक्र से आ रहा है नीचे आपको लेने, उसके पास 16 सूर्य का है, तो वो आपको रोशनी दिखा के ले जाएगा वहां से। तो अपनी तो 12 करिए। जब अपनी 12 करेंगे तो सदगुरु भी प्रकट हो जाएगा। वो कब होएगा? जब शुद्धता आएगी। शुद्धता आएगी तो एलिमेंट का भी पता चलेगा, स्वर का भी पता चलेगा। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि यदि आप किसी व्यक्ति, मान लीजिए आप कहीं नौकरी करते हैं और उस व्यक्ति का आप सारा कार्य देखते हैं, ध्यान रखते हैं, केयरिंग नेचर है आपकी, उसकी हर ऐसे सारे डिसीजन लेते हैं जिससे सब पॉजिटिव पॉजिटिव होता जाए। उसका 100 करोड़ का बिजनेस आपने 1000 करोड़ का कर दिया, तो वो क्या करेगा? आपको बहुत अच्छी पोस्ट दे देगा। आपने और बहुत सारा कुछ कर दिया तो आपके नाम वसीयत कर जाएगा उसकी। तो ये दुनियादारी का देना है। मगर जब आप शुद्ध चैतन्य हो जाते हैं, जब आप भक्ति से भर जाते हैं, जब आप समर्पण से भर जाते हैं, तो स्वामी राम सुखदास ये कहते हैं कि भगवान भी स्वयं आपके दास बन जाते हैं, भक्त के दास बन जाते हैं। तो सेठ जी चाहे सारी संपत्ति आपको दे दें, आपके नौकर कभी नहीं बनेंगे। मगर ईश्वर इतने भक्त वत्सल हैं कि वो भक्त के दास बन जाते हैं। मतलब प्रकृति की चेतना में आपकी चेतना कार्य करने लगती है। आपको, मान लीजिए आपने उस चेतना से स्वयं को जोड़ लिया, जहां आप गुरु के जरिए भक्ति और समर्पण से, आप सोच रहे हैं ज्ञान योग, हठ योग और कर्म योग इस सब से पहुंच पाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि एक दूसरे के ऑल्टरनेटिव हैं कि जी चाहे कर्म योग से पहुंचिए, चाहे ज्ञान योग से पहुंचिए, चाहे भक्ति योग से। ये ऐसे है कि जब आपको यूएस जाना है तो घर से निकलेंगे तो कार से निकलेंगे, ऑटो से निकलेंगे, पैदल निकलेंगे, ये कर्म योग है। फिर जाके मेट्रो में बैठ जाएंगे, ये ज्ञान योग है। और फिर जब उड़ना शुरू करेंगे प्लेन में बैठ के, तो ये भक्ति योग है। भक्ति योग का कोई मुकाबला नहीं है, ये एक दूसरे के ऑल्टरनेटिव नहीं है, इनका सिक्वेंस है। आप जैसे ही आप चेतना में आगे बढ़ते जाएंगे, ऑटोमेटिकली ही आप समर्पण और भक्ति आपके अंदर आएगी, लॉजिक खत्म होता चला जाएगा। तो जो आपके बेसिक चक्राज हैं, मूल चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, या आपका मणिपूरक चक्र, छठ योग की या बाकी योग की, प्राणायाम की सारी विधियां वहीं तक हैं। उसके बाद तो भक्ति योग शुरू होता है। जो वैतरणी की बात करते हैं ना, वाइड के बाद फिर वैतरणी जो आती है, जो पार करनी होती है। देखिए, मान लीजिए आप बद्रीनाथ गए, केदारनाथ गए, और बीच में पानी का फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ गया, पुल भी टूट गया, पानी का फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब आप कैसे पार करेंगे उसको? उसको पार करने के लिए, अगर आप पार करने की कोशिश करेंगे तो बह जाएंगे। उसको पार कैसे करेंगे? कि आर्मी के लोग जो हैं, वो हेलीकॉप्टर लेके दूसरी साइड पे जाएंगे, वहां से एक वायर बांधेंगे टाइट करके, और उस वायर को इधर लेके आएंगे। फिर उस वायर से आप उसको पार कर सकते हो। मगर गुरु आपको ये वो चाहिए जो उस फ्लो, उस वैतरणी के उस तरफ पहले से पहुंचा हो। नहीं तो आप पार ही नहीं कर सकते। आप कितने भी बड़े ज्ञानी हो, कैसे कर लेंगे पार? सपोर्ट दूसरी साइड से आएगा। दूसरी साइड से सपोर्ट कैसे आएगा? जिसके पंख हैं, जिसे उड़ना जा, जिसके जिसके पास ये इल्म है, ये विद्या है कि वो उड़ के दूसरी तरफ
चला गया या पहले से दूसरी तरफ है, तो गुरु आपको ऐसे ही पार करते हैं। तो भक्ति योग फलित होगा, स्वर में एलिमेंट का पता चलेगा, और स्थिति ये आ जाएगी कि आंख बंद करके कोई बकवास कर रहा है, और आपके दिमाग में ये बात आ गई कि बदतमीज आदमी है, इसको तो पता चलेगा, 5 मिनट में पता चल जाएगा, टांग टूट जाएगी उसकी। किसी की तरफ प्रेम से देख लिया कि ये तो बहुत अच्छा लड़का है, इसे तो बहुत कुछ मिलेगा, 10 मिनट में मिलने की खबर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ईश्वरीय शक्ति आपकी शक्ति में काम करने लगी। आप एक तालाब से नदी बन गए, और नदी जाके समुद्र में मिलती है, फ्लो आ गया आपके अंदर। तो समुद्र तो समुद्र ही होता है, ईश्वर तो ईश्वर ही होता है, मगर H2O वाटर, चाहे उसकी एक ड्रॉप हो और चाहे सारा ओशन हो, अगर आप उसकी प्रॉपर्टी चेक करेंगे तो एक बूंद में भी वो सारी चीजें जो सारे समुद्र में है प्रोवाइडेड। कहते हैं पानी और हवा जब तक बहती है तो गंदे नहीं होते। तो जब आप फ्लो में आ गए, जब आप भक्ति में आ गए, तालाब तो गंदा हो जाएगा। स्विमिंग पूल को भी जो है बीच बीच में खाली करना पड़ता है, बहुत सारी टेक्निक लगानी पड़ती है। जहां पानी रुका गंदा हुआ, तो चेतना हमारी हायर चेतना से नहीं जुड़ी तो गंदी हो रही है। जिस दिन जुड़ जाएगी फ्लो के साथ, कुंडली के साथ फ्लो करना शुरू करेगी, साफ हो जाएगी। तो जब साफ हो गई, तो एलिमेंट खुद आके कहेंगे कान में, सर मैं स्पेस, मैं आया अभी अर्थ एलिमेंट। तो वो सेवक की तरह कार्य करने लगेंगे आपके। देवता भी मनुष्य जन्म के लिए तरसते हैं। डिसीजन मेकिंग विवेक केवल इस पे ही होती है। सारे देवता भोग योनि है, ईश्वर की तरफ से आपकी सेवा के लिए बनाए हैं, आपके शरीर में विभिन्न स्थानों में बैठे हुए हैं। पूरी प्रकृति खड़ी हो जाएगी, मेरे आका मेरे लिए क्या हुक्म है। और इंटरनल कैपेसिटीज में हम सब लोग कोई अलग अलग थोड़े ही हैं कि किसी की कम है या किसी की ज्यादा है। भगवान महावीर की भी उतनी ही थी, आपकी भी उतनी है। आप भी कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं। शुरुआत कहाँ से करेंगे? स्वर से, नाड़ी शोधन से। आगे कैसे बढ़ेंगे? भक्ति से, सदगुरु तलाश करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है। कल अभिषेक शिकायत कर रहे थे कि बड़ा मैकेनिकल सा लग रहा है, आनंद नहीं आ रहा है। तो मैंने इसे मैकेनिकल से और कंप्यूटर साइंस की तरफ लाने की कोशिश की है, फिजिकल से नॉन फिजिकल, ताकि आप इसका वो संदर्भ लें जो आप लेना चाहते हैं। और मुझे ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, पर फ्लो आ रहा है तो मैं कह देता हूं कि मेरे गुरु कहते हैं कि गिद्ध जब ऊंचाइयों पे उड़ता है ना, तो उसकी दृष्टि कहाँ होती है? गिद्ध की मरे हुए पशु पे होती है। तो आप चाहें तो मरे हुए पशु पे भी दृष्टि डाल सकते हैं। कैसे? सारी नाड़ी शुद्ध हो गई, और स्वर भी सत गया, मगर इच्छा क्या है? खूब सारा पैसा आ जाए, आ जाए, खूब सारा आ जाए। अरे, सपने में ही तो है वो, गंगा जी में से 100 लीटर पानी भर लाओ, गंगा जी की सेहत पे क्या फर्क पड़ रहा है? पता नहीं कितने करोड़ों लीटर पानी हर साल बहता है, ले आओ जितना लाना है। तो ऐसे ईश्वर भी आपको देने में कमी थोड़ी ना करते हैं। पैसा चाहिए ले लो, लग्जरी चाहिए ले लो, छोटी चीजें हैं मगर मिल जाएंगी भाई। का स्वर एक ऐसी चीज है, लॉर्ड शिवा कहते हैं माँ शक्ति से कि दुनिया भर के काम ना करने हो, मेहनत ना करना हो, वर्क ना करना हो, स्मार्ट वर्क करना हो, स्वर साध लो, बैठे बैठे हो जाता है। जैसे मैं यहाँ बैठे बैठे पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इनके स्वर को कंट्रोल रखता हूँ। थोड़ा सा इनको पता चल जाए, करने लगे, तो स्वर से ये भी सब कंट्रोल कर सकते हैं। चमन्नी मांगेंगे चमन्नी मिलेगी, और खजाने मिलेंगे, हीरे मांगेंगे हीरे मिलेंगे। अपनी अपनी कैपेसिटी है, जो मांगोगे मिलेगा।
सब कुछ मिलेगा। अगर आपने स्वर को समझ लिया और साध लिया, तो ये एक ऐसी विद्या आपके हाथ लगेगी कि ये ईश्वर की तरफ से सौभाग्य है कि हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे नहीं है ये। हम सबकी ऊर्जा ईश्वर की कृपा से कहीं किसी थैंक्स गिविंग मोड में गई होगी, तो हम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। वरना रिक्शा चलाने वाला, खेत में काम करने वाला मजदूर, सड़क बनाने वाला मजदूर, माली, जो 40 साल से माली की नौकरी कर रहा है, हम सबसे ज्यादा मेहनत करता है, मगर हॉरिजेंटल मेहनत कर रहा है ना, इम्प्रूवमेंट तो कुछ हुआ नहीं, कुछ बना तो नहीं है ना। हमसे और आपसे ज्यादा मेहनत करता है। तो स्मार्ट वर्क है ये, कि आपने स्वर को समझा, स्वर के हिसाब से कार्य करना शुरू किया, तो जो आपकी हॉरिजेंटल मूवमेंट था वो वर्टिकल शुरू हो गया। क्योंकि 100 किलोमीटर रोड पे चलने से 1 किलोमीटर ऊपर चलना ज्यादा बड़ी बात होती है। तो एक बार ये ऊर्जा वर्टिकल हो गई। भाई पशुओं के सारे चक्र तो हॉरिजेंटल है ना। अगर आप पशु को देखेंगे तो उसका मूल चक्र, स्वादिष्ठान चक्र और उसका आज्ञा चक्र सब एक लाइन में है, हॉरिजेंटल है। तो उसके लिए ना मूल चक्र में फर्क है, ना स्वादिष्ठान चक्र में फर्क है, ना उसके मणिपुर में फर्क है, ना आज्ञा चक्र में है। मगर ईश्वर ने मनुष्य को ऐसा बनाया है कि वो पूरे टाइम वर्टिकल चल सकता है। तो जब चलेगा वर्टिकल चलेगा, तो उसके चक्र डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स में है। तो जीवन में यदि आप एक ही जैसा जीवन जी रहे हैं, जो आप 20 साल में जी रहे थे, 40 में जी रहे थे, 60 में जी रहे थे, 80 में जी रहे थे, तो ये पशु जैसा है। आपकी चेतना ने किसी चक्र के ऊपर जाके प्रोग्रेस थोड़ी ना किया है। पहला द्वार क्या है प्रोग्रेस का? भाई साहब, स्वर साधिए, नाड़ी शोधन करिए, बस वहीं से आपका गियर चेंज हो जाएगा। और गियर चेंज हो गया तो जीवन में फिनोमिनल चेंज आएगा। जो 25 लोग अभी इस क्लास में हैं उनके जीवन में जरूर आएगा, बाकी का पता नहीं। ये एक तरीका है मुंह का टेस्ट चेक करने का। अगर आपने 2 घंटे से कुछ नहीं खाया है और मुंह ठीक से साफ किया था, तो मुंह में ना एक फ्लेवर आएगा आपके। कम से कम 2 घंटे होने चाहिए आपने कुछ ना खाया, ना खैनी खाई है, ना चॉकलेट खाई है, ना चाय और कॉफी पी है 2 घंटे से। तो अगर मुंह में मीठा मीठा टेस्ट आ रहा है, तो अर्थ एलिमेंट चल रहा है। अगर नमकीन टेस्ट आ रहा है, तो वाटर एलिमेंट चल रहा है। खट्टा या एसिडिक आ रहा है, तो एयर एलिमेंट चल रहा है। तीखा, तीक्ष्ण, स्पाइसी, गर्म, अगर आपको टेस्ट फील हो रहा है अंदर, तो फायर एलिमेंट चल रहा है। और बिटर यानी कड़वा अगर महसूस होता है, तो आकाश एलिमेंट चल रहा है। इस प्रकार अपने मुंह के टेस्ट से भी आप अपना एलिमेंट पता कर सकते हैं। तो एलिमेंट्स पता करने की कुछ विधियां आपको बताई। आप लंबाई से, डायरेक्शन से पता कर सकते हैं। आप आंखों, सारी ज्ञानेंद्रियों को बंद करके वहां से पता कर सकते हैं। आप शीशे के ऊपर अपने सांस डाल के पता कर सकते हैं। आप कांच की बॉल निकाल के पता कर सकते हैं। कागज पे लिख दीजिए अलग अलग कलर, बॉल नहीं है तो डाल दीजिए, कागज निकाल के पता कर सकते हैं। आप अपने मुंह के टेस्ट से पता कर सकते हैं। और एक चीज ये भी है कि आप अपने मन की स्थिति से भी पता कर सकते हैं। आनंद की अनुभूति हो रही है, दूसरे आदमी की हेल्प करने की, दूसरे आदमी पे प्रेम आ रहा है, स्नेह आ रहा है,
कह रहे हैं चल ले जा, जो ले जाना है मांग ले, कर ले काम। तो वाटर एलिमेंट चल रहा है। और बहुत ध्यान से काम करने का मन है, जो भी काम कर रहे हैं उसमें मन लग रहा है, या किसी का फोन आ गया जो आदमी पैसे देने के लिए मना कर रहा था, या कोई अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी या गुड न्यूज आई है, तो अर्थ एलिमेंट चल रहा है। हल्का हल्का इरिटेशन हो रहा है, लो फीलिंग आ रही है, पता नहीं काम होगा नहीं होगा, काम बिगड़ते जा रहे हैं, आज सुबह से ही कुछ ठीक नहीं लग रहा है, ये फोन बज रहा है, ये भी कोई बहुत अच्छी खबर होगी नहीं। तो आपका एयर एलिमेंट चल रहा है। और जब जब मूड ऐसा है कि दूसरे को बोलो कि थोड़ी देर बाद बात करना, जाओ फिर, कोई नहीं बात करनी, तो फायर एलिमेंट चल रहा है। और जब बिल्कुल ऐसा फील हो कि फोगी सा हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, चुप बैठने का मन है, तो आकाश एलिमेंट चल रहा है। बहुत सारे तरीके हैं जिससे आपको अपने एलिमेंट की अनुभूति होगी, मगर इन सब में फेज डिफरेंस रहेगा। फेज डिफरेंस कैसे रहेगा? क्योंकि नाड़ी शुद्ध नहीं है, तो चल रहा होगा अर्थ एलिमेंट, वायु घुस जाएगी उसमें आके, सब खिचड़ी बन जाएगा, पता नहीं चलेगा। शुद्धता नहीं है अंदर। जब शुद्धता नहीं होती है तो पानी के आप सही कलर नहीं बना सकते। शुद्ध पानी होगा, डिस्टिल वाटर होगा, जो कलर डालेंगे वही आएगा। तो आपकी जो नाड़ियां हैं, जो चक्रास हैं, वो शुद्ध होने चाहिए। शुद्ध होंगे तो ये सारी चीजें सिंक्रोनाइज होंगी। जो भी दिख रहा है, टेस्ट भी होगा, सांस भी होगा, बॉल भी होगा जो निकालेंगे, सारी चीजें सिंक्रोनाइज होंगी जब शुद्धता होगी नाड़ी की। तो इन सब चीजों को आराम से ढूंढ पाएंगे, कर पाएंगे। दिन की शुरुआत कैसे करनी है? दिन की शुरुआत कैसे करनी है? अब आपके शहर में, जहां आप रहते हैं, नेट पे देखें, चेक करें, अपने शहर का नाम डालें, और फिर लिखें गूगल पे टाइम ऑफ सनराइज। नहीं तो दृक पंचांग अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लें, और उस पर डेली और मंथली पंचांग आता है, उस पर क्लिक करें, और मंथली में नेक्स्ट डे का चेक कर लें, तो आपको बता देगा सनराइज और सनसेट कितने बजे होगा, लिखा आ जाएगा। मान लीजिए लिखा आता है कि भाई 5:15 पे होगा, 5:15 पे होगा, तो उससे 24 मिनट पहले पहुंच जाए। 5:15 से 24 मिनट पहले क्या टाइम हो रहा होगा? 4:51 हो रहे होंगे। 4:51 पे आपको अपने बिस्तर पे बैठने के लिए 4:45 पे जगना है। तो 4:45 का अलार्म लगा लें। जब अलार्म लगाएंगे, जब सूर्योदय चेक करेंगे सॉफ्टवेयर के ऊपर या गूगल के ऊपर, तो अलार्म बजने से 1 मिनट पहले आंख खुल जाएगी, और फोन आपसे कहेगा कि सही टाइम पे उठ गए हो, कैंसिल करना है ये, तो कैंसिल का बटन दबा दो। कोई कोई शैतान नोटी मोबाइल होता है, तो वो शरारत में आपसे पूछता है कि हफ्ते भर का कैंसिल कर रहे हो या आज का ही कर रहे हो बस। तो उसे कह दो भाई, ज्यादा मजाक मत कर, आज आज का कर रहा हूं। तो 45 पे, यानी कि 24 और 5, 29 मिनट पहले उठ जाइए। 29, ये तो आपको
एक बोनस पॉइंट मिल गया, नहीं तो 1 घंटा पहले उठना चाहिए, 48 मिनट पहले। पर कोई बात नहीं, नहीं उठ रहे हैं तो आप एक घड़ी पहले भी उठ सकते हैं। अब आप जब उठ गए हैं तो 2 मिनट के लिए अपने हाथों को लें, ऐसे चेहरे पे रगड़ें, क्योंकि ब्लड फ्लो आपका उस तरह से नहीं होता है। करवट लेके 2 मिनट लेटे रहें, फिर आप उठें। उठने के बाद सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद करें कि फोन में कोई मिस कॉल नहीं पड़ी, सारे रिलेटिव जिंदा हैं, परिवार सारा ठीक से है, मैं सो के उठा हूं। जबकि दुनिया में 50,000 आदमी जो सोए थे वो उठे नहीं सो के, पर मैं तो उठा हूं सो के। तो ईश्वर का धन्यवाद करें। इस जीवन के लिए, जीवन में एक नया दिन देने के लिए जहां आप कुछ अच्छा कर सकते हो, वो देने के लिए ईश्वर का धन्यवाद करें कि आप जिंदा हैं, स्वस्थ हैं। कुछ लोगों को सोते सोते पैरालिसिस भी हो जाता है। आप स्वस्थ उठे, सब कुछ अच्छा है। कोई सुनामी, कोई भूकंप, कोई ईरान का बम, कोई इजराइल का बम, ईश्वर ने सुंदर जगह पे रखा है। ईश्वर ने कितनी सुंदर जगह पैदा किया है आपको, क्योंकि आप जहां रहते हो, आपके एक तरफ चाइना है, एक तरफ पाकिस्तान है। पाकिस्तान से आप 1000 लड़ाइयां लड़ेंगे तो भी कुछ होगा नहीं, क्योंकि दोनों के मीडिया बता देते हैं कि हम जीत गए, उधर वाले बोलते हैं हम जीत गए। मेरे पड़ोस में दो भाई रहते थे, रोज लड़ते थे। दोनों की पत्नियां साथ देती थी, रास्ते में लाठियां बजाते रहते थे, आजा तुझे ठीक करूंगा, आजा तुझे ठीक करूंगा, लड़ते कभी नहीं थे। तो इंडिया और पाकिस्तान की 1000 लड़ाइयां भी होंगी तो भी इसराइल जैसी नहीं होंगी। आप पे तो कोई बम नहीं डाल रहा ना, हॉस्पिटल पे कोई बम आके नहीं पड़ रहा है। गजा में कितने लोग मर गए, बच्चे उन्हें 4 4 दिन से पानी और खाना नहीं मिल रहा। आपको एहसास भी नहीं है कि दुनिया कितनी परेशान है, क्या हो रहा है दुनिया में। अफ्रीका में क्या हो रहा है, कैसे लोग जिंदगी जी रहे हैं, मगर ईश्वर ने आपको कितनी अच्छी जगह पैदा किया है इस सब कॉन्टिनेंट में। आप नेपाल में हैं, भारत में हैं, पाकिस्तान में हैं, भूटान में हैं, अफगानिस्तान में हैं। ईरान भी बहुत अच्छी जगह थी, भी हमारा ही पार्ट था वो, 1500 से पहले। वो अपने आप को ईरान, उन्होंने पर्सिया से ईरान नाम क्यों किया? क्योंकि उन्होंने ये अनुभव किया कि हम आर्यन रेस हैं, तो आर्य से ईरान किया। हम भी तो आर्य व्रत लिखते थे पहले, मगर फंस गए, लड़ाई के चक्कर में फंस गए। हम तो सब सेफ है ना। ईश्वर ने कितनी अच्छी जगह पैदा की, सर्वाइवल के नीचे के चक्राज की सारी चीजें हमारी पूर्ण है, तो आज हम ऊपर के चक्राज के बारे में, एक्सेलेंस के बारे में सोचते हैं। वरना जिसके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है वो तो पूरे टाइम यही सोचेगा ना कि पहले खाने का इंतजाम हो जाए। मूल चक्र, सेफ्टी, सिक्योरिटी, सर्वाइवल। दुनिया के कितने देश हैं जो इसी में अटके पड़े हैं कि शाम का खाना कैसे मिलेगा, कहीं से राहत आएगी तो खाना मिलेगा, बॉम्ब कब आके पड़ जाएगा नहीं पता है। मगर हम कितनी अच्छी जगह रह रहे हैं, सुबह उठ के इसका एहसास करें, धन्यवाद दें ईश्वर को कि आपने इतनी अच्छी कंडीशन में रखा है, इतना अच्छा सब कुछ हो रहा है। हे ईश्वर, तेरा लाख लाख शुक्र है, धन्यवाद। बहुत ही दिल से, हृदय के समीप जाके, जितनी गहराई से आपने ये सुबह की प्रार्थना कर ली, ईश्वर को धन्यवाद दे दिया, आपको खजाने उस दिन उतने ही ज्यादा मिलने वाले हैं।
तो ये जो स्टार्टिंग ऑफ डे है, ये मेन थीम है। यही ऊर्जा दिन भर चलेगी आपकी। खूब धन्यवाद दें सुबह उठ के। इसके बाद सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया, जिसका तात्पर्य क्या है कि इस पृथ्वी पे, इस दुनिया में, इस कायनात में जितने भी क्रिएचर हैं, लिविंग बीइंग हैं, सांप है, मच्छर है, गाय है, सुअर है, आदमी है, जो भी पैदा किया है उसने इकोनॉमिक सिस्टम के लिए, उनके सबकी भलाई की और निरोगता के लिए ईश्वर से प्रार्थना। क्योंकि आपके पास वही लौट के आता है जो आप दूसरे को देते हो। घृणा देते हो, घृणा लौट के आती है। प्रेम देते हो, प्रेम लौट के आता है। हेट्रेड के बदले हेट्रेड आएगी। रिफ्लेक्शन है नेचर में। आप देखिए, ईश्वर ने आंखें हाथ पे तो नहीं लगाई ना। भाई ऐसे थोड़ी ना है कि आपने ऐसे यहाँ पे बीच में हथेली पे आंखें हैं, ऐसे देख के अपना चेहरा देख लिया। ऐसी व्यवस्था तो है नहीं, आंखें तो सामने लगी है ना। तो जब सामने लगी है तो खुशी कैसे आएगी? इनडायरेक्ट आएगी। कैसे? सामने वाले का चेहरा देखा, मुस्कुरा रहा है, धन्यवाद की भावना में आपके भाव चेंज हो जाएंगे तुरंत। प्रसन्नता हमेशा रिफ्लेक्शन में आती है। दूसरे को खुश करिए, आप खुश हो जाओगे। दूसरे का चेहरा लटका है, उस वातावरण में आप खुश नहीं हो सकते। आप ये तो कहते रहोगे बार बार, क्या हो गया, कैसे मुंह लटका रखा है, अरे क्या हो गया, क्यों मूड खराब कर रहे हो, अरे खुश हो जाओगे। क्यों कह रहे हो उसको? आपकी सेहत पे क्या फर्क पड़ रहा है? सेहत पे फर्क ये पड़ रहा है कि जब तक उसका चेहरा लटका हुआ दिख रहा है ना, आप नहीं खुश हो सकते। ये तो उस जगह से जाना पड़ेगा आपको। तो आंखों पे नहीं लगाई ईश्वर ने आंखें, हाथ पे नहीं लगाई। इसीलिए जो जैसा दोगे रिटर्न होके वही आएगा। तो हर, यही तो अपनी सभ्यता, सनातन सभ्यता का सौंदर्य है। इसमें क्या कहा है? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया, कि सब सुखी हो, सब निरोग हो। और क्या कहा है? वसुधैव कुटुंबकम। ऐसे थोड़ी ना कहा है कि आपका जो कुटुंब है, आपकी जो फैमिली है, वो परिवार है, उसमें मैंगलोइड्स नहीं है, निग्रोइड्स नहीं है, और ये ऑस्ट्रेलिया वाले, चाइना वाले, या अरेबिन, अरेबिक जो है, ये आपकी फैमिली नहीं है। ऐसा तो नहीं कहा है। इस पृथ्वी पर जो भी जहां रहता है वो आपका परिवार है, ऐसे कहा है, वसुधैव कुटुंबकम। तो अगर इस धरती पे जो लोग रहते हैं सब आपका परिवार है, और वैसे भी इस यूनिवर्स को अगर देखोगे तो धरती है ही कितनी है, पॉइंट जितनी है, इसमें भी क्या बंटवारा करोगे आप? तो वसुधैव कुटुंबकम में इस पृथ्वी पे जितने भी लोग हैं उनकी वेलबींग के लिए प्रार्थना करनी है। बड़े हृदय से प्रार्थना करनी है। क्योंकि वो जो सुनता है, हृदय की सुनता है। मणिपुर चक्र की भी नहीं सुनता, स्वादिष्ठान चक्र की भी नहीं सुनता है, और मूल चक्र की भी सुनता नहीं। सुनता तो वो दिल की है। जब आप प्रेयर करते हो, आपकी चेतना दिल पे आ जाती है और वो सुनी जाती है। नहीं तो नहीं सुनी चाहिए। आप कहते रहो ऑडी दे दे, जगुआर दे दे, 1,000 एकड़ का फॉर्म दे दे, कहाँ बैठे हो? मूल चक्र पे बैठ के कर रहे हो, पहुंच ही नहीं रही है। अब एक बच्चा है, आप कोई चीज देख रहे हो, तो आंखें तो यहाँ पे लगी है, तो आपको दिख रहा है ना। वो छोटा बच्चा है, उसको नहीं दिखेगा, तो हाइट कम है। आपकी भी प्रेयर की हाइट कम है, मूल चक्र पे होके प्रेयर कर रहे हो तो पहुंचती नहीं है, अटक जाती है बीच में। फिर क्या करना है? मैनिफेस्ट योर ड्रीम गोल एंड हैंड ओवर दिस टू द यूनिवर्स विद ग्रेटिट्यूड एंड स्माइल। बहुत ही बढ़िया चीज है ये। तो सबका धन्यवाद, ईश्वर का धन्यवाद करने के बाद, सबकी कुशलता, सबका वेलफेयर मांगने के बाद, अपने ड्रीम गोल पे आइए। गोल क्या है आपका? मेरा मित्र जब मुझसे मिलने आया एक बार, आयरलैंड से मिलने आया, एक रेस्टोरेंट में हम बैठे हुए थे 15 साल पहले। उसने कहा वेयर इज योर गोल? मैंने कहा वेयर इज योर गोल मतलब ये कैसा सवाल है? कह रहा तुम्हारा गोल कहाँ है, उद्देश्य है तुम्हारे, कुछ तुम बनना चाहते हो, करना चाहते हो, कहाँ है वो? मैंने कहा मेरे दिमाग में है।
तो उसने कहा चलो तुम्हें एक बेसिक सी बात बताता हूँ, तुम्हारे अकाउंट में कभी भी 3 लाख से ज्यादा रुपए नहीं होंगे। मैंने कहा मेरे तो 30 हजार भी नहीं रहते हैं। क्या नहीं होंगे? मैंने कहा क्यों? क्या कि तुम्हारा गोल तुम्हारे दिमाग में है ना। तो मैंने उससे पूछा भाई बता कहाँ होना चाहिए। उसने कहा जहाँ सोते हो और आंख खुलने के बाद सामने देखते हो, वहां तुम्हारा गोल होना चाहिए। तुम्हारे तकिए के नीचे जहाँ मोबाइल फोन रखते हो, उस टाइम पे तो मोबाइल फोन बिल्कुल नए नए आए थे बटन वाले, मगर आदमी सुबह उठ के तब भी मोबाइल देखता था, आज भी देखता है। तो उसने कहा जब मोबाइल फोन को जब उठाओ तो उसके नीचे से जो कागज है उस पे गोल लिखा होना चाहिए। तुम्हारे वॉलेट, तुम्हारे पर्स में तुम्हारा गोल लिखा होना चाहिए। और जब तुम ये अपने वर्क प्लेस पे जिस टेबल पे बैठते हो, और उधर की साइड में सामने वाला तो सामने आके बैठेगा ना, तुम्हारी ऐसी जगह पे गोल लिखाओ जहां तुम्हारी बार बार नजर पड़ती है, तो तुम्हारा गोल पूरा होगा। उसका मतलब था पैसे वाला गोल, जब वो आपका है तो मैनिफेस्ट योर ड्रीम गोल इन द मॉर्निंग। उसके बाद जो आपने समय लगाया है उस ड्रीम गोल को आपने मैनिफेस्ट किया। मैनिफेस्ट करने का मतलब होता है फ्यूचर में ट्रेवल करके वहां पहुंचना जहां पे वो कार्य हो चुका है, ना कि यहां बैठ के इमेजिन करना। यही फर्क है। मैनिफेस्टेशन का मतलब है यहां बैठ के इमेजिन करना नहीं, वहां पहुंच के फ्यूचर में जाके उसे फील करना। फील। दूसरी बहुत महंगी बात बता दूं, 1 करोड़ रुपए की। मैनिफेस्टेशन हमेशा भरे स्वर में करना चाहिए। जब आपने सांस अंदर भर लिया है नाभि तक, तो उस 20 सेकंड में मैनिफेस्टेशन करना है जब आपने सांस को अंदर रोका है, क्योंकि उसमें मन जो है उसकी गति रुक जाती है। तो मैनिफेस्टेशन का जो सामान आपने दिया, मन की गति रुक गई, तो वहां से सीधे पार होके चित्त यानी विज्ञान में कोश में चला जाता है, जहां से सारी चीजें मैनिफेस्ट होती हैं। अगर आप सांस लेते हुए या खाली स्वर में सांस को बाहर निकालते हुए मैनिफेस्टेशन करिए, कभी पूरा नहीं होगा। कुछ लोग इसे एयर मैनिफेस्टेशन भी बोलते हैं। तो सांस अंदर भरना है, मैनिफेस्ट योर गोल, पहुंचिए और पहुंच के महसूस करिए, और फिर इसे प्रेजेंट में वापस आइए और इस गोल को यूनिवर्स को प्रेम के साथ हैंड ओवर कर दीजिए। अब ये तेरा है, तू जाने। अब आपको क्या करना है? अपना स्वर चेक करना है, कौन सा चल रहा है। और फिर ये चेक करना है कि चल कौन सा रहा है और चलना कौन सा चाहिए था। राइट चल रहा है तो क्या राइट ही चलना चाहिए था? लेफ्ट चल रहा है अगर मेरा स्वर, ऐसे चेक किया, तो क्या लेफ्ट ही चलना चाहिए? चेक करिए, मून कैलेंडर से चेक करिए। अगर तो आपका स्वर मून कैलेंडर के हिसाब से वही है जो चलना चाहिए था, तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। और यदि वो नहीं चल रहा जो चलना चाहिए था, तो उसे चेंज करिए। जो चलना चाहिए था चल रहा है तो चलने दीजिए, नहीं चल रहा है तो चेंज करिए। कैसे चेंज करेंगे? पहले बाकी के स्टेप स्टेप बता दूं, चेंज करने वाली बात बाद में बताऊंगा। तो जब सही स्वर में, स्क्रीन दिख रही है ना? जब सही स्वर में, हाँ ये ना कुछ गड़बड़ हो गया, आ गया ठीक से। तो सही स्वर में जो भी, मान लीजिए कैलेंडर के हिसाब से लेफ्ट चलना था, आपका लेफ्ट चल रहा है या आपने स्वर को चेंज करके लेफ्ट चला लिया है, तो ऐसे सांस अंदर भरिए और
यहाँ पर अपने चेहरे पर, अपनी चिक पर, अपनी गाल पर ऐसे हाथ रखिए, जो स्वर चल रहा है उधर की साइड पे हाथ रखना है, अंदर सांस को भरना है और रोक लेना है, और वही पैर सबसे पहले जमीन पे रखना है। जमीन पे रखने के बाद, अर्थ पे रखने के बाद, पृथ्वी पर रखने के बाद क्या करना है? हाथ को हटाइए। अगर तो पिंगला स्वर चलना था उस दिन, तो ईस्ट या नॉर्थ की डायरेक्शन में एक स्टेप आगे चलिए। अगर वही स्वर चलना था और वही चल रहा है, तो पूर्व की तरफ या उत्तर की तरफ, जैसे भी बेड के तरह आपको जो है स्पेस मिलता है, उसी पे एक स्टेप आगे चलिए। यदि आपका ईड़ा स्वर चल रहा है, चंद्र नाड़ी चल रही है, बायां स्वर चल रहा है, बायां ही चलना था, तो पैर नीचे रखने के बाद, गाल से हाथ हटाने के बाद, दक्षिण या पश्चिम दिशा में 2 कदम चलिए। यदि आप लेट हो गए हैं उठने में और जल्दबाजी में ये काम कर रहे हैं, तो फिर कई बार शरीर का बैलेंस नहीं बनता या आपको चक्कर आ जाता है, वर्टिगो। वो ध्यान रखना है इस चीज का। वो प्रिपरेशन आप जो कर रहे थे इतनी देर से, इसलिए कर रहे थे कि ब्लड फ्लो नॉर्मल हो गया है। एकदम से उठ के भागेंगे तो बैलेंस नहीं बनता है। रात को कई बार दीवार भी पकड़नी पड़ती है, अचानक उठते हैं आप। तो कोशिश करें कि 1.5 2 कदम या 1 कदम, एक स्टेप या 2 स्टेप चलने के बाद ऐसी जगह खड़े हों जहाँ थोड़ा सा आपको सपोर्ट मिले वॉल का, और वहां पे खड़े हों। और खड़े होने के बाद 30 सेकंड के लिए ऐसे हाथ जोड़ के, जो आपने हैंड ओवर किया था अपना गोल यूनिवर्स को, उसके लिए कि आपने मेरा गोल एक्सेप्ट कर लिया है, फिर से 30 सेकंड के लिए ग्रेटिट्यूड की भावना अपने अंदर लेकर आए। पूरी एल्गोरिदम बता रहा हूं। और यूनिवर्स से ये वादा करें कि जिस प्रकार से आप मेरे गोल पर एक पिता की तरह कार्य करेंगे, मैं भी बच्चे की तरह आज्ञाकारी बनूंगा और अपने गोल के लिए ऑनेस्ट रहूंगा। लापरवाही नहीं करूंगा। डोंट्स जो भी हैं वो नहीं करूंगा। मैं अपना होमवर्क करूंगा, आप अपनी कृपा करिए। नॉर्मली जब हम कृपा मांगते हैं तो अपना होमवर्क भूल जाते हैं। मैं तो कुछ भी करूंगा, मगर तू टीचर है, तू नंबर पूरे दे मुझे। जब मैं टीचिंग करता था, बच्चे ऐसे आके बोलते थे, सर फलाने टीचर ने फेल कर दिया, फलाने टीचर ने नंबर काट लिए। अरे मैंने कहा, तुमने जो लिखा वही तो तुम्हें मिला, उसने क्यों काट लिए? उसके कौन सा बैंक में जमा होंगे? और उसे तुम्हें फेल करने का शौक क्यों है? उसका रिजल्ट कम होएगा तो उसको भी। मगर हम शब्दों का प्रयोग कैसे करते हैं जीवन, स्वयं को तुरंत हम लोग बरी कर लेते हैं कि हम तो ठीक है, जैसे भी हैं हमारा तो 100% ठीक है। या तो किस्मत ने खराब कर दिया, या ऊपर वाले ने खराब कर दिया, टीचर ने खराब कर दिया, सरकार ने खराब कर दिया, हमारे अंदर कोई कमी नहीं है भाई साहब। अपने आप को बरी कर लेते हैं मिनट से पहले। तो यूनिवर्स से ये वादा करिए कि जिस प्रकार आप कृपा करेंगे, उसी प्रकार मैं ईमानदार रहूंगा अपने गोल के लिए। उसके लिए जो मेहनत रिक्वायर्ड है, उसके लिए जो प्रोफेशनल ऑनेस्टी रिक्वायरमेंट है, हार्डवर्क रिक्वायरमेंट है, वो मैं अपनी तरफ से करूंगा। भगवान कृष्ण तो कहते हैं कि फिर यूनिवर्स की तरफ देखना मत, उसने किया नहीं किया, अपना कर। मगर मैनिफेस्टेशन ये कहता है कि तेरा काम तो हो गया, फ्यूचर में जाके जो तूने अभी दिया था काम तो बेटे हो गया, तुझे तो बस बेसिक स्टेप फॉलो करना। तो प्रॉमिस यूनिवर्स टू रिमेन ऑनेस्ट एंड डेडिकेटेड टुवर्ड्स योर गोल। अब सवाल ये है कि अगर स्वर वो नहीं चल रहा है जो चलना चाहिए था, मान लीजिए चल नहीं रहा है, चलना चाहिए था, क्या करेंगे?
जो स्वर चल रहा है करवट लेके नीचे की साइड में, उस साइड को नीचे की साइड में ले आइए और करवट लेके लेट जाइए। अगर बायां स्वर चल रहा है तो बाई करवट लेट जाइए, साइड पोज लेके लेट जाइए बिस्तर पे। तो दूसरा स्वर जो ऊपर की तरफ है नोस्ट्रिल, वो चलने लगेगा। देखना, चलने लगता है, महसूस करना। दिन में यदि स्वर चेंज करना है तो ऐसे ठंडे पानी से मुंह पे अगर मारेंगे पानी तो चंद्र स्वर चलने लगेगा। गर्म पानी लेंगे, सूर्य स्वर चलने लगेगा। ठंडी चीजें खाएंगे, चंद्र स्वर चलने लगेगा। गर्म चीजें खाएंगे, कॉफी पिएंगे, शहद लेंगे, गर्म चीजें लेंगे, मसालेदार चीजें लेंगे, सूर्य स्वर चलेगा। ठंडी चीजें लेंगे, शीतल चीजें लेंगे तो आपका चंद्र स्वर चलने लगेगा। यदि स्वर चेंज नहीं हो रहा है, मान लो बायां चल रहा है, तो बाई नासिका को बंद कर ले और इस नासिका से 12 गहरे सांस लें। कुंभक नहीं करना है, पूरक, रेचक। गहरी सांस ले, गहरी छोड़े, स्वर चेंज हो जाएगा। इसे कहते हैं जबरदस्ती स्वर को फोर्सली चेंज करना। हाथ पे, यहाँ पे और नाक में थोड़ा सा बाहर घी लगा दीजिए, कीड़ा चलने लगेगा। शहद गर्म होता है, यहाँ पे लगा ले, हाथ पे थोड़ा सा और थोड़ा सा यहाँ पे लगा ले तो पिंगला चलने लगेगा। ब्रह्मदंड जो पहले लेके चलते थे ना ऐसे, दादाजी के पास, और जो कई बार जो आपके सहजिज होते थे, महात्मा होते थे, उनके पास भी एक लंबी डंडी होती थी, उस पे हथौड़े जैसा बना होता था ऐसे। तो ब्रह्मदंड होता है, वो किस लिए यूज करते हैं? वो ऐसे इंसर्ट करते हैं यहाँ बगल में, ऐसे आपके अंडर आर्म में ऐसे करेंगे इंसर्ट, और जिधर इंसर्ट कर दिया उधर का स्वर बंद हो जाता है, दूसरी साइड का चलने लगता है। आपके पास कुछ भी नहीं है तो ऐसे हाथ लगाइए और बैठ जाइए थोड़ी देर, स्वर जो है आपका वो उधर से चलना बंद हो जाएगा। चंदन का इत्र लगाने से तुरंत, विद इन सेकेंड्स, चंद्र स्वर चलने लगता है, अगर चंदन का आपको सही इत्र मिल जाए तो। कई बार जगह बदलने से भी स्वर चेंज हो जाता है। उठ के दूसरे कमरे में चले जाएं, टहलाएं थोड़ी दूर तक, स्वर चेंज हो जाएगा। रेचक कुंभक पूरक प्राणायाम करने से भी स्वर चेंज होता है। कौन सा स्वर आएगा? जो उस समय के हिसाब से होना चाहिए, वो स्वर आ जाता है। सर जैसे कि हम लोग तो बोलते हैं जिसके साथ उदय होता है सूर्य, मतलब जिस दिन के साथ, जैसे दसवीं के ही समय में सूर्य उदय हुए तो उसी दिन को फिर एकादशी हम लोग बोलते ही नहीं है। मतलब ऐसे तो तिथि के हिसाब से बदल जाते हैं, बट उसे जिसका उदय उसका अस्त बोला जाता है। है ना? तो फिर जब सूर्योदय के समय नहीं था तो एकादशी नहीं मानेंगे। मगर समस्या क्या है कि एकादशी 7 बजे आई और 4 बजे चली गई, सूर्योदय हुआ ही नहीं एकादशी में। अगले दिन भी 5 बजे होना है, 4 बजे एकादशी खत्म हो गई, तो एकादशी का आपका पता ही नहीं चलेगा। दोनों सूर्योदय है, दोनों दिन के बिना एकादशी के हो गए। तो एकादशी में अगर उठना है तो अगले दिन 4:27 से पहले उठना पड़ेगा, नहीं तो एकादशी निकल गई आप। कंवर ने ये भी कैलेंडर बनाया है कि आपके शहर में कितने बजे मून राइज होगा और मून सेट होगा, चंद्र का उदय और चंद्र का अस्त आपके शहर में किस समय होगा, इसका भी कैलेंडर बनाया है। सर कभी कभी तिथि क्षय हो जाती है, जैसे 2 दिन एक ही दिन पड़ जाते हैं। आपको तो आंख बंद करके पंचांग देखना है। सुबह 4:30 बजे, 5 बजे, 3:30 बजे, जो भी आपने समय निश्चित किया है,
इसमें मैंने 5 बजे का नाम के बाद का नाम नहीं लिया, निश्चित किया कि 6:30 बजे का निश्चित कर लिया। मैं सूर्योदय से पहले की बात कर रहा हूँ। तो आपको तो अपना टाइम फिक्स करना है कि मैं तो इतने बजे उठूंगा, उठूंगी उस टाइम पे। पंचांग के हिसाब से देख लीजिए मून की डेट क्या है और सनराइज का टाइम क्या है। उसके हिसाब से स्वर चलना चाहिए। स्वर चलेगा और पैर बाहर निकालेंगे, तो उस दिन की जो ऊर्जा है पूरे दिन की, उसको आपने सिंक्रोनाइज कर लिया। कोई भी काम ऐसा नहीं होगा जो बिगड़ेगा आपका। और गलत स्वर में उठ गए तो पूरे दिन का संघर्ष है। और देखते थे रामायण में ऐसे राम जी का तीर आता था, ऐसे रावण का आता था, और यूं आके दोनों टकराते थे। तो दिन की ऊर्जा और आपकी ऊर्जा अगर गलत स्वर में उठे हैं तो ऐसे ही टकराएगी, आके खत्म हो जाएगी। आपकी जीत भी गई तो भी उसकी ऊर्जा माइनस हो गई, हार गई तो हार ही गई। और यदि आपने सही स्वर में आप सुबह उठे हैं तो दोनों ऊर्जाएं ऐसे मिलके चलेंगी, डबल आपको सपोर्ट मिलेगा और आपका कार्य अच्छा होगा। तो क्या करना है, सही स्वर के साथ उठना है, ताकि दिन की ऊर्जा के साथ आप सिंक्रोनाइज रहें और आपका दिन शुभ हो, अच्छा चले। आज की कक्षा समाप्त हुई। कोई प्रश्न हो तो अगले 5 मिनट में पूछिए, फिर मैं परिवार की सेवा में लगूंगा। हाँ, बेटे के साथ वॉक पे जाना होता है, वेट कर रहा होगा। जी बताइए मिलिंद जी। सर नमस्ते। आ, मैं ये कि आपका दिनक्रम कैसे रहता है, मतलब आप हम सबको थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाएगा कि अगर आपका आपकी दिनचर्या हमें पता चल जाए तो। इससे फर्क नहीं पड़ता है, आपको शुरुआत सही स्वर में करनी है। जी। क्योंकि मैं दिन की शुरुआत बहुत सारी चीजें अपने जो गुरुजी ने बता रखा है उसके हिसाब से करता हूँ, तो वो सबके लिए अलग अलग हो जाता है। आपको फ्रीडम है, सही स्वर में हाथ रख के उठ गए और गोल मैनिफेस्ट कर लिया, यूनिवर्स को दे दिया मेरी तरफ से। आप फिर उसके बाद हनी सिंह के गाने सुनिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप भजन चलाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मंदिर में जाइए, ऋषभ देव जी के सामने हाथ जोड़िए, मस्जिद में जाइए, नमाज पढ़िए, चर्च में जाइए, कहीं जाइए, आप गुरुद्वारे में जाइए। कोई धर्म ने आज तक, किसी मजहब ने ये नहीं बोला कि दो हैं ऊपर वाले, बोला हो तो बता दो, कहीं लिखा हो। नहीं, किसी स्क्रिप्ट में लिखा हो कि नहीं एक नहीं दो हैं। तो कहीं जाइए आप, फ्लेक्सिबिलिटी है। साइकिल चलाने जाइए, वॉक पे जाइए, कान में वो लगा लीजिए ब्लूटूथ वाला, डुम 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 करके घूमिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है इस बात से। सुबह का कार्य अच्छे से करें, मगर सुबह का समय एक ऐसा होता है जब आपको जर्नलिंग जरूर करनी चाहिए। दिन भर के टास्क लिखने चाहिए कि मुझे क्या करना है। रात में सोने से पहले अधूरे टास्क पहले दिन के लिखिए, और ये इस दिन पूरे दिन के अपने टास्क लिखिए। टास्क लिखेंगे तो टिक करेंगे ना, तो हमारे सबकॉन्शियस को सिग्नल जाता है उससे। जैसे कोई आदमी आपको नहीं दिख रहा है पर आप आवाज लगाते हो ना, तो वो उसके पास आवाज पहुंचती है। ऐसे जब तक आप जागते हो ना, तो कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस से कनेक्शन नहीं होने देता, ऐसे गेट बंद करके खड़ा रहता है। मगर जर्नलिंग करने से सिग्नल चली जाती है उसके पास, आवाज लगाते हैं जैसे। रात को तो कॉन्शियस सो जाता है तो सबकॉन्शियस फिर करता है मजे, जो उसका मन करता है वो तो देखता है सपना। ऐसी चीजें दिखेंगी जो आप सोच नहीं सकते। कई बार खराब से भी दिख जाती है कि ऐसे तो मैंने ऐसे कैसे हो जाएगा, तो वो उसकी अपनी एल्गोरिदम है, वो चार्जिंग कर रहा है ना तुम्हारी। वो सेटल डाउन कर रहा है दिन भर की एक्टिविटीज को, तुम्हारी मेमोरी में सेटल डाउन कर रहा है। तो कुछ ऊट पटांग चीज दिख जाए, आपको नहीं सोचना है। कॉन्शियस माइंड का हट गया कनेक्शन, दिन में नहीं हटता है। जर्नलिंग एक ऐसी चीज है जो सबकॉन्शियस को सिग्नल दे देता है। इसलिए न्यूमरोलॉजी में नाम लिखने के लिए कहते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता बोलता कोई कैसे है, लिखना, लिखने से, जर्नलिंग से जो लिख दिया
वो 5,000 साल बाद भी वैसे ही रहेगा। लिखना इंपॉर्टेंट है। तो जर्नलिंग जरूर करें दिन भर के टास्क की, तो उससे एफिशिएंसी आपकी बढ़ेगी। बाकी अपना कार्य जो भी करना चाहते हैं करें। जी। गुरुजी, हाँ। 4 बजे उठने के बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि बस उठने के साथ दौड़ना शुरू कर दो। बच्चों को तैयार करना, उसके टिफिन बनाना, उसके बीच में ये प्रोसेस मैं सोच रही हूँ कहाँ पे लाऊं। मतलब 3:30 बजे अब जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, आप जो है ना इस सारे प्रोसेस को डिले करके 5 बजे कर दो। आपको क्योंकि रजस तत्व ज्यादा है आपका, 109 है, तो मोमेंट ज्यादा है, आपको काम ज्यादा दिखते हैं। सफाई का, चीजों को करीने से लगाने का, सबको केयर देने का, समय से खाना बनाने का, फिर सफाई करने का, आपने इतनी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रखी है। जैसे भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था ना, ऐसे इस दुनिया को, परिवार को चलाने की जिम्मेदारी आपने अपने ऊपर ले रखी है। तो इसलिए आपको काम ज्यादा लगता है। काम ज्यादा है नहीं, आपने और रखे हैं। आप 3 बजे उठेंगी तो भी आपके पास समय होगा नहीं रीमा, मैं लिख के देता हूँ। क्योंकि काम मैं भी ढूंढ वही लेंगे। सोच रही हूँ कि ढूंढ चार लेंगे बजे आपको। उठने के बाद तो मैं दौड़ते रहती हूँ गुरुजी। और अभी इसको कितने टाइम में मैं इसको सेट करूंगी कि ये सारी चीजें सही हो जाए। बचपन में मैं कई बार अपने बेटे को बोलता था कि आज तू पापा है और मैं बच्चा हूँ, चल। तो इस एक्ट में वो ना बड़ा समझदार हो जाता था। वो कोशिश करता था कि पापा बनने की। तो उस टाइम पे उसने बहुत सारी चीजों को ऐसे आत्मसात किया कि उसमें एक तो मैच्योरिटी समय से पहले आ गई, दूसरे बहुत सारी चीजों को समझने लगा वो। ठीक है, ऐसे रीमा जी क्या करना है, बच्चों को बैठाना है, पति को बैठाना है, और उनको बोलना है कि कल मॉर्निंग का सारा शेड्यूल ठीक से तीनों ऑब्जर्व करना कि मैं क्या क्या करती हूँ, और परसों मैं बैठूंगी और तुम लोग करोगे। और किचन में से आवाज आए तो उठ के दौड़ना मत कि सब बर्बाद कर दिया, हटो मैं करती हूँ। ठीक है, आराम से बैठना, बिल्कुल आराम से, और उनको करने दो एक दिन। ठीक है। गुरुजी तो कोई नहीं उठेंगे। सबको ऐसा, बच्चे दोनों सोचेंगे अच्छा स्कूल रुक गया। वो लोग तो जाना ही छोड़ दें ऐसे चक्कर में। क्या हो गया, मत जाए उस दिन। कुछ नहीं करना है आपने। आपने उनको ये दे रखा है कि अभी तो मम्मी ने पहली आवाज लगाई है, उठेंगे आराम से। अभी दूसरी भी लगाएंगी। अभी तो चाय पहली ठंडी होगी, दोबारा गर्म की जाएगी, वो ठंडी होगी। तो आपने दुनिया चलाने का जो जिम्मा लिया है, आप क्या सोच रहे हो, आप उनका भलाई कर रहे हो। कल वो बाहर हॉस्टल में जाएंगे, वहां कहाँ से मम्मी आएगी। उनको डिपेंडेंट बनाएंगे। सुबह सुबह उनको छोड़ने दीजिए एक दिन स्कूल, और मैडम से मिलके आइए कि जिस दिन स्कूल में ना आए, बहुत कायदे से इनको टाइट कर देना। जैसे मेरे पिताजी बोलते थे, हमारे जमाने में तो ऐसे बोलते थे बड़े, कि हड्डियां भिजवा देना घर पे, खाल उतार लेना इसकी। हम बोलते थे अरे भाई साहब। तो स्कूल में बड़े अनुशासन में रहते थे। आजकल के तो आप लोग पहुंच जाते हो सही कि है। नहीं 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 नहीं, वो क्योंकि फीस दे रहे हो ना 15-20 हजार रुपए महीने की। आपने इसको जोर से डांट दिया पूरी क्लास के सामने, इसको बहुत इंसल्टिंग लगा है, तो अब उसको इंसल्टिंग लगा है, डांट दिया है, तो भाई साहब जीवन में जरा सी कठिनाई आते ही लो फील करेगा और सुसाइड अटेम्प्ट करेगा। क्योंकि आपने इसको मजबूर तो होने नहीं दिया ना। हम तो स्कूल में पिटते थे, और फिर उसके बाद सेवा का स्माइल लेके घर पे आते थे, क्योंकि मुंह लटका दिख गया तो घर पे पिटेंगे, कि स्कूल में पिटा है तो बेटा घर पे भी पिटेगा ना, कुछ तो गड़बड़ करी होगी। तो 2 बार पिटने से बचने के लिए हम अपना मुंह ठीक कर लेते थे। तो उनको छोड़िए एक दिन के लिए रीमा जी। देखिए, कड़वा सत्य ये है कि अगर मैं आज ना रहूं, तो ये दुनिया जैसे मेरे रहने पे चलती थी उससे अच्छी चलेगी। वैसी ही नहीं चलेगी, उससे अच्छी चलेगी। आपका घर डिस्टर्ब रहेगा महीने 2 महीने, दुनिया अच्छी चलेगी, बाद में सब भूल जाएगी। तो आप जो ये समझ रहे हैं कि आप इसको चला रहे हैं, ये आपके पैदा होने से पहले भी ऐसी ही चलती थी। कई बार वो जब आप हॉर्न बजाते रहते हैं ना, वो टाटा 407 सामने जाता रहता है,
और हॉर्न बजाते रास्ता नहीं देता है, उसके पीछे लेगा रहता है, ये तो ऐसे ही चलेगी, ये तो यूं ही चलेगी। तो ये दुनिया भी ना ऐसे ही चलती है। इसलिए समय निकालें, रीमा जी, समय निकालिए अपने लिए। एक बात कहें, हाँ। यही तो स्वर विद्या नाड़ी शोधन का तो यही तो एक मतलब बहुत अच्छा पहलू है कि हमें कर्ता भाव से साक्षी भाव मिलाता है। आएंगे उस पर भी, बहुत ही बढ़िया बात कही, बिल्कुल सही बात कही है। दिक्कत क्या होती है रीमा जी, कि जब पत्नी आ जाएगी बच्चों की, या एक दिन भी, जब 24-25 साल का हो जाएगा, हार्मोन्स ठीक से डेवलप हो जाएंगे, तो बोलेगा मम्मी आपने कोई स्पेशल काम नहीं किया। सब करते हैं। मेरी क्लास में 70% बच्चे मुझसे ज्यादा फाइनेंशियल कंडीशन, फाइनेंशियली साउंड है, मुझसे अच्छी एसी लगी हुई, फैसिलिटी मिली हुई है। मैंने नहीं कहा था कि आप लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास में जाओ। तो आपसे अच्छा भी लोग दुनिया को पाल रहे हैं, और फिर रूम बंद करके रोना, और ये जो इतने दिन वेस्ट किए हैं, ये वापस आएंगे नहीं। स्वार्थी बनने के लिए नहीं, समझदार बनने के लिए कह रहा हूँ। जी सर, बहुत रिग्रेट्स होते हैं बाद में फिर। हाँ होंगे, दुनिया को चलाने का ठेका लोगे तो रिग्रेट और होंगे। दूसरा ये है सर कि अगर हम जो है वही भक्ति भाव से परिवार को भी अगर चलाएं तो भी हम अपने लिए समय निकाल पाते हैं कि हमने अपना कर्म कर दिया, उसके बाद हमें अपने लिए भी तो देखना है। अगर हम ठीक रहेंगे तभी तो दूसरों का कर पाएंगे सर कुछ। वो साक्षी भाव से जो मिलिंद जी कह रहे थे, वो बीच का रास्ता है, काम भी सारा कर लोगे, समय भी निकाल लोगे, वो हाँ बड़ी जी। हाई फिलोसफी है। जी सर। वो सेकंड स्टेप है।